वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 21 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल डीआरडीओ के चैफ टेक्नोलॉजी के बारे में है, जिसका इस्तेमाल जेट्स को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है, यानी कि बचाने के लिए। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी चैफ मटेरियल जो कि काफ़ी एडवांस है उसे डेवलप किया है, या आप उसे चैफ कार्टेज भी बोल सकते हैं। ऐसा करते वक्त उन्होंने कोलैबोरेट किया जो उनका हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी है पुणे में, उसके साथ। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जब भी कोई फाइटर जेट उड़ रहा होता है तो उसे दुश्मन से दो तरीके के खतरे होते हैं, क्योंकि उन्हें गाइडेड मिसाइल्स से हिट किया जा सकता है। अब गाइडेड मिसाइल्स कैसे हिट करती हैं एक फाइटर जेट को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तरीका होता है कि वो इंफ्रारेड को डिटेक्ट कर लेते हैं, जो कि फाइटर जेट से एसोसिएटेड होता है। आसान भाषा में कहूं तो वो फाइटर जेट के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट कर लेते हैं, और आसान भाषा में कहें तो जो गर्मी फाइटर जेट निकालता है अपने इंजन से या बाकी के पार्ट से, वो उसे डिटेक्ट करके उसका पीछा करके उसे मार देते हैं। अब अगर कोई गाइडेड मिसाइल किसी फाइटर जेट के इंफ्रारेड या फिर हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके उसका पीछा कर रहा है, तो उससे बचने का एक तरीका होता है। इन दैट केस वो फाइटर जेट मल्टीपल फ्लेयर्स छिड़क देता है। अब वो जो फ्लेयर्स होते हैं वो एक डिफरेंट हीट सिग्नेचर क्रिएट कर देते हैं, और जो गाइडेड मिसाइल होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसे हिट कहाँ करना है, और मिसफायर हो जाती है। ये तो एक खतरा और उससे बचने का तरीका हुआ। दूसरा खतरा होता है जो ज़्यादा सीरियस है। कई बार फाइटर जेट्स को जो दुश्मन होता है वो रडार से डिटेक्ट कर रहा होता है, और ऐसा करते वक्त वो उस फाइटर जेट की रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब उस रेडियो फ्रिक्वेंसी के डिटेक्शन से बचने का भी एक तरीका होता है। इससे बचने के लिए फाइटर जेट्स में कई सारे कार्टेजेस में चैफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसे कार्टेजेस होते हैं जिसमें चैफ का जो मटेरियल होता है उसे कलेक्ट करके रखा जाता है। अभी मटेरियल क्या होता है जो इसके अंदर होता है? एक्चुअली में ये एल्यूमिनियम या फिर जिंक कोटेड ग्लास के फाइबर्स होते हैं, और आसान भाषा में बात करें तो कांच से बने हुए रेसे जिन पर एल्यूमिनियम या जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जब हमें पता चलता है कि कोई एक दुश्मन की गाइडेड मिसाइल हमें टारगेट कर रही है और वो ऐसा करते वक्त रेडियो फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट कर रही है, तो इस चैफ को एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। ये एटमॉस्फेयर में जाते ही जो ये फाइबर्स होते हैं ये बिखर जाते हैं और एक क्लाउड तैयार कर लेते हैं, जिसे आप चैफ क्लाउड बोल सकते हैं। ये क्लाउड जो फाइटर जेट की रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसे मिमिक कर लेते हैं, यानी कि कॉपी कर लेते हैं। इससे जो मिसाइल होती है ये कंफ्यूज हो जाती है कि ये एयरप्लेन यहां पर है या फिर यहां पर, और ये मिसफायर कर जाती है। कई बार कई सारे मल्टीपल चाफ छोड़े जाते हैं। अब देखिए, चूंकि चाफ जब भी प्लेन से निकलेगा तो स्टैटिक हो जाएगा, जबकि प्लेन तो आगे बढ़ रहा होगा। इससे बचने के लिए थोड़े एडवांस चाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि क्लाउड तैयार करने के बाद मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो मूव ना ही कर रहे हो। ऐसा यूजुअली गाइडेड मिसाइल्स को धोखा देने के लिए किया जाता है। तो अब आप फाइटर जेट्स को जो खतरे होते हैं और उनसे निपटने का जो तरीका होता है वो भी समझ चुके हैं, चाहे वो चाफ के जरिए हो या फिर फ्लेयर्स के जरिए हो। तो अब हमने जो बातें समझी उन्हें ही एक बार फिर से देख लेते हैं जो लिखी हुई हैं। कुल मिला के चैफ एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है जो मिलिट्रीज इस्तेमाल करती हैं अपने नेवल वेसल्स या एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए। चाफ मटेरियल झांसा दे देता है जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं उन्हें, और आसानी से फाइटर जेट को बचा लेता है। आप समझ ही चुके हैं। जो चैफ होता है उसे डिप्लॉय कर दिया जाता है जो भी फाइटर जेट्स होते हैं, जिससे वो मल्टीपल टारगेट रिफ्लेक्ट करता है या फिर मल्टीपल रेडियो फ्रिक्वेंसी दिखाने लगता है। मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उनका जो रडार है, कि एक्चुअली में वो फाइटर जेट कहाँ पर है। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ की जो डिफेंस लेबोरेटरी है जोधपुर की, उसने कोलैबोरेट किया है हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ। चैफ और फ्लेयर्स में क्या अंतर होता है? दोनों ही डिफेंसिव काउंटर मेजर्स हैं एज वी अंडरस्टूड। यहाँ पर मेजर डिफरेंस है कि जो फ्लेयर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रारेड सोर्स जनरेट करते हैं, जिससे वो जो हीट सीकिंग मिसाइल्स होती हैं उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि चैफ जो है वो रडार ट्रैकिंग वेपन्स में इस्तेमाल होता है। ये हमने समझ ही लिया था। चैफ स्मॉल एल्यूमिनियम या जिंक कोटेड फाइबर से बना होता है, ये भी हमारी बात हो गई, जो कार्ट्रिजेस में रखे जाते हैं।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोपला रिबेलियन के बारे में है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि जो मोपला रिबेलियन है, या कई बार इसे मोपला राइट्स भी कह दिया जाता है, 1921 का ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था तालिबान माइंडसेट का इंडिया में। खैर ये स्टेटमेंट हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का मोपला रिबेलियन है, ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट होता है। मोपला रिबेलियन या इसे कई बार मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है 1921 का, ये सीरीज ऑफ प्रोएट्स थे जो मोपलास के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। मालाबार की मुस्लिम कम्युनिटी है मोपलास। 19 और अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने ब्रिटिशर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो मालाबार में थे, नदन केरला में, उनके खिलाफ कई सारी कार्रवाइयाँ की थी। जो रेजिस्टेंस था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ शुरू हुआ था। बाद में ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसमें उसके खिलाफ भी चला गया। लेटर ऑन ये रिजल्टेंट बन गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनल वायलेंस का। जो मोपला रिबेलियन है या फिर मालाबार रिबेलियन, इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन। किसका? खिलाफत मूवमेंट जो चला था केरला में 1921 में, उसी का। इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे दोज वर वरियंकुनाथ, कुंज अहमद हाजी, सिथी कोया थांगल और अली मुसलियार, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। बैकग्राउंड वही है कि 1921 में जो मुस्लिम पीजेंट्स थे मालाबार डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें कई तरीके का परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था लैंड लॉर्ड्स की वजह से। वहाँ की जो अपर क्लास कम्युनिटी थी जिन्हें नाम्बोदरीस या फिर नायर्स कहा जाता था उनके द्वारा, तो उन्होंने फिर मतलब उनके टेन्योर फिक्स नहीं होते थे, जमीन उन्हें दोबारा बोने के लिए मिलेगी कि नहीं, रेंट काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, जमींदार भी ऑप्रेसिव एक्सट्रैक्शन किया करते थे रेंट्स वगैरह का। तो फिर वो आपस में यूनाइट हो गए और उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई थी और इस रेबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के बारे में है। डिफेंस मिनिस्टर ने भी इसका 5th एडिशन लॉन्च किया है, इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का, DSIC का। ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आईडेक्स DIO के अंडर हो रहा है। ये समझेंगे कि क्या है। इसे लॉन्च किया गया है आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा मिलकर। उद्देश्य यह है कि हम स्टार्टअप MSME जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं उन्हें प्रमोट करें कि वो ऐसा प्रोटोटाइप या कुछ बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिसका इस्तेमाल हम नेशनल डिफेंस या सिक्योरिटी में कर सकते हो। बात करते हैं आईडेक्स के बारे में। ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसका उद्देश्य इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना है। 2018 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। इसमें हम डिफेंस में काम करने वाले जो भी स्टार्टअप हैं, इंडिविजुअल इनोवेटर्स हैं, R&D इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिया हैं, उनको प्रमोट करते हैं। इसे फंड किया जाता है DIO के द्वारा यानी कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एग्जीक्यूटिव आर्म है DIO का। DIO नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, 2013 के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। इसके 2 को-फाउंडर्स हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। बेल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल CSE ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स के बारे में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है। ये दिल्ली बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंडेक्स का पूरा नाम है, इट इज अ काइंड ऑफ रिपोर्ट जिसमें ये इंडेक्स पूरा रिलीज किया गया है। इसका पूरा नाम है ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर। अब आप समझिए कि इस पूरे इंडेक्स में एक कोर बात है, वो ये है कि जो वेरियस स्टेट में काम करने वाली पोल्यूशन कंट्रोल एजेंसीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना डेटा लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, कि वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने क्या डेटा कलेक्ट किया। बस यही पूरा बेसिस है इस पूरे इंडेक्स का। तो ये डेटा डिस्क्लोजर परफॉर्मेंस ट्रैक करता है 29 स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का और 6 पोल्यूशन कंट्रोल कमेटीज का पूरे देश में। इनका जो इवेल्युएशन होता है वही SPCB और PCC उनका होता है। इसमें ये 25 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट 4 to 5 ईयर्स का इवेल्युएशन है ये 2016 से 21 के बीच का, कि कितनी इंफॉर्मेशन पब्लिक से शेयर की जा रही है। 60% जो बॉडीज हैं यहाँ पर, उनका स्कोर 50% से कम है, मतलब वो इंफॉर्मेशन ढंग से शेयर नहीं करते लोगों के साथ। वो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ले जाने को लेकर भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। टॉप परफॉर्मर रहा है उड़ीसा और तेलंगाना, दोनों को इक्वल स्पेस मिला है 67% स्कोर के साथ। तमिलनाडु सेकंड पे है 65.5, मध्य प्रदेश थर्ड पे, वेस्ट बंगाल फोर्थ पे और गोवा 5th पे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड यानी कि पैट स्कीम के बारे में है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 57 लाख एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट जारी किए हैं 349 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने जितना उनका एनर्जी टारगेट था उससे कम एनर्जी का इस्तेमाल किया।
देखिए होता क्या है कि वेरियस इंडस्ट्रीज एनर्जी कंज्यूम करती हैं, उसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे पोल्यूशन फैलता है। सरकार चाहती है कि आप कम एनर्जी यूज करें। अब हर इंडस्ट्री अलग अलग अमाउंट में एनर्जी यूज करती है, तो सबको बता दिया जाता है कि आपका ये टारगेट है, आप इससे ज्यादा मत यूज करिएगा, आपको इससे कम करना है। अगर कोई इंडस्ट्री, मान लीजिए उन्हें कहा गया कि आप 50 यूनिट से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेंगे, उन्होंने केवल 40 यूनिट ही कंज्यूम करी अपने ऑपरेशन में, सबका टारगेट अलग अलग होता है, तो उनको 10 यूनिट एनर्जी सेव करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब एक इंडस्ट्री और है, उसे कहा गया था कि आपको 50 यूनिट करना है, उन्होंने 60 यूनिट कर दिया। ठीक है, अब उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो, सपोज करिए इंडस्ट्री ए है जिन्होंने ज्यादा किया है और एनर्जी बी है, इनके पास 10 यूनिट का सर्टिफिकेट है, तो ये अपने 10 यूनिट के सर्टिफिकेट को बेच सकते हैं इस इंडस्ट्री को। अगर कोई इंडस्ट्री अपना टारगेट अचीव नहीं करती है, या तो आप एनर्जी कम यूज करिए या फिर आप सर्टिफिकेट खरीदिए जिसने बचाया है। अगर आप दोनों नहीं करते तो फिर पनिश किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये एक इनिशिएटिव है, मार्केट बेस्ड कंप्लायंस मैकेनिज्म है ताकि हम एनर्जी बचा सकें। फ्लैगशिप प्रोग्राम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का, जो नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी के अंडर में रन कर रहा है। ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाता है सर्टिफिकेशन के माध्यम से। एनर्जी ऑडिट किया जाता है, बेसलाइन डेटा कलेक्ट करते हैं कि आप अभी कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इफिशियंसी कितनी है। उसी बेसिस पे हर इंडस्ट्री को अलग अलग टारगेट दिए जाते हैं। अगर किसी ने टारगेट से कम एनर्जी को वेस्ट किया या यूज किया तो उसे मिलेगा सर्टिफिकेट, वो उसे बेच सकता है। और अगर किसी ने ज्यादा यूज किया है तो वो उसे खरीदेगा। दोनों नहीं कर पाए तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के तहत। यहां पर देखिए अभी जो डेटा निकल के आया है वो ये है कि हमने 14 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट MTOE एनर्जी को बचाया है। मतलब जितना 14 मिलियन टन ऑयल एनर्जी निकालता, हमने उतना बचा लिया। और इससे हमने 66 मिलियन टन CO2 के एमिशन को भी रोका है, जो कि काफी बढ़िया बात है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1 मार्च 2002 को बनाई गई थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। ये स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज बनाते हैं। मार्केट प्रिंसिपल और सेल्फ रेगुलेशन को आधार बनाकर ये एनर्जी को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया को एनर्जी इंटेंसिटी वाली जो इकोनॉमी है उसकी एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, और इसके लिए जो भी फ्रेमवर्क हैं एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 के, उसका इस्तेमाल ये बॉडी करती है। रिवीजन कर लेते हैं। DRDO की जो चैफ टेक्नोलॉजी है ये डिप्लॉय की जाती है एयर में और मल्टीपल टारगेट रिफ्लेक्ट करती है मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को, एनिमी को मिसलीड कर देती है, ये सही है। मोपला रिबेलियन ये एक्सटेंडेड वर्जन था क्विट इंडिया मूवमेंट का, केरला में, गलत है, खिलाफत मूवमेंट का था ना। आइडेक्स ये सही है। परफॉर्म अचीव एंड ट्रीट ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, ये गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर का है। तो इस सेशन की PDF आपको मिल जाएगी OnlyIAS के टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।